हम इस वीडियो में देसी रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में हैदराबाद रियासत के विलय के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिनमें पहले वीडियो में हमने देसी रियासतों के विलय से संबंधित साधारण बातों के बारे में, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और रियासती मंत्रालय के संदर्भ में हमने बात की थी। द्वितीय वीडियो में हमने कश्मीर के विलय के बारे में अध्ययन किया और आज की इस वीडियो में हम हैदराबाद के विलय से संबंधित कहानी का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। हैदराबाद की स्थिति को हम देखें तो दक्षिण भारत में स्थित एक रियासत थी, जो तत्कालीन भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक थी, या यूं कहें कि तत्कालीन भारत की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी। प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम वीडियो में हमने बताया 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ, जिसमें देसी रियासत के शासकों को ये विकल्प दिया कि वे भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी में विलय हो सकते हैं, और यदि उनकी इच्छा स्वतंत्र रहने की है तो वे स्वतंत्र भी रह सकते हैं। 15 अगस्त 1947 तक 3 बड़ी ऐसी रियासतें थीं जहां के शासकों ने भारत और पाकिस्तान दोनों में ही विलय की इच्छा व्यक्त नहीं की: कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। हैदराबाद में इस समय नवाब का शासन था, निजाम का शासन था, जिनका नाम मीर उस्मान अली था। इनकी भी इच्छा भारत पाकिस्तान दोनों में विलय की नहीं थी। यद्यपि कालांतर में जब दबाव हुआ तो इनकी इच्छाएं पाकिस्तान में मिलने की हुई, लेकिन भौगोलिक दूरी अत्यधिक होने और जनांकीय स्वरूप हिंदुओं का बहुमत होने के कारण वह ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाया। तो इसलिए हम जम्मू यहाँ के विलय में काफ़ी समस्याएं आती हैं, वो कैसे कैसे आई और उनका निराकरण कैसे किया और भारतीय संघ का किस प्रकार मूल हिस्सा बना, वो हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। हैदराबाद का निजाम उस समय मीर उस्मान अली थे। यदि हम जनांकीय की संरचना देखें तो यहाँ के लगभग 89% 89% पॉपुलेशन हिंदुओं की थी, जबकि शासक मुस्लिम था। यह तत्कालीन भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। हैदराबाद में एक संगठन सक्रिय था, कालांतर में हम इसका देखेंगे कि क्या भूमिका थी। तो यहाँ पे एक सक्रिय संगठन था मजलिस-ए-इत्तेहाद मुसलमीन, MIM। अभी भी एक इसका संगठन चल रहा है, AIMIM। निजाम द्वारा स्थापित एक मुस्लिम संगठन था। रजाकार आगे वर्ड आएगा। ये मुस्लिम स्वैच्छिक कार्यकर्ता थे जो MIM के सैनिक थे और इनकी संख्या लगभग 1.5 लाख थी। अब हमने पहले वीडियो में अध्ययन किया था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कि आज़ादी के समय भारतीय संघ में विलय करने के लिए 2 दस्तावेज तैयार किए गए थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसका तात्पर्य यह होता था कि जो रियासत इसके ऊपर हस्ताक्षर करती थी वह अपनी विदेश नीति, सुरक्षा और संचार से संबंधित दायित्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र करती थी और मामलों में उनको आंतरिक स्वायत्तता की आश्वासन दिया जाता था। लेकिन हैदराबाद के साथ कुछ समस्या आई थी, तो हैदराबाद के लिए एक नया इंस्ट्रूमेंट, नया दस्तावेज तैयार किया। उसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहा गया और इस पर नवंबर 1947 को हैदराबाद के साथ हस्ताक्षर हुए। वास्तव में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या था? जैसा इसके नाम में ही है, यथास्थिति। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हैदराबाद की स्थिति 15 अगस्त 1947 को जो थी उसी को कायम रखा जाएगा, और इसके लिए कहा गया कि आगामी 1 साल में ये 1 साल तक यही समझौता रहेगा। 1947 तक क्या स्थिति थी? हमने देसी रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता का जब अध्ययन किया तो उस वीडियो में ये देखा था कि ब्रिटिश सरकार को देसी रियासतों ने अपने विदेश नीति, रक्षा और संचार से संबंधित जो राइट्स थे वो हस्तांतरित कर चुके थे। तो ऐसे ही राइट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्रिटिश की जगह इन्होंने हस्तांतरित किया
और ये कहा गया कि आगामी 1 साल तक हैदराबाद की वैसी स्थिति रखी जाएगी जो अंग्रेज़ों के समय थी। तो क्या था स्टील एग्रीमेंट? यह अस्थायी समझौता हैदराबाद के निजाम और भारतीय संघ के मध्य हुआ। इसकी अवधि 1 वर्ष के लिए तय की गई। इस समझौते के अनुसार हैदराबाद नवाब द्वारा राज्य में प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास के लिए कार्य किया जाएगा। तब तक आज़ादी के समय हैदराबाद की जो स्थिति थी उसको कायम रखा जाएगा, लेकिन हैदराबाद के नवाब के द्वारा इस 1 वर्ष के समय जो स्पेशल राइट्स दिए गए थे उनका दुरुपयोग करना प्रारंभ किया। और 1 वर्ष के अंतर्गत हैदराबाद के नवाब ने ये प्रयास किया कि जो लोग भारतीय संघ में मिलने की इच्छा व्यक्त करते हैं उनका राज्य के अंतर्गत दमन किया जाए या राज्य से बाहर भगा दिया जाए। इसलिए मीर उस्मान अली ने दमन चक्र चलाया, और दमन चक्र चलाने में उनके जो प्रमुख संगठन थे MIM के कार्यकर्ता, जिनको हमने रजाकार नाम दिया है, तो इन रजाकारों ने राज्य के अंतर्गत कट्टर सांप्रदायिकता हिंसाएं की। परिणाम स्वरूप यहाँ के हिंदू दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, बिहार की तरफ भागने लग गए और राज्य के अंतर्गत एक अराजकवादी माहौल हो गया। लगातार हिंदू वहाँ से भाग रहे थे, तो हैदराबाद के आसपास की जो अन्य भारतीय क्षेत्र थे उन राज्य सरकारों का लगातार भारतीय सरकार पर इस प्रकार का दबाव बन रहा था कि हैदराबाद में हिंदुओं के ऊपर गहरी हिंसा हो रही है, इसलिए भारत सरकार को इंटरवेन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। तो राज्य के भीतर कड़े सांप्रदायिक हिंसाएं हो रही थी। इस हेतु अपने राज्य में कट्टर सांप्रदायिक मुस्लिम रजाकारों को नवाब प्रोत्साहित करता था। निजाम की सह पाकर रजाकारों ने हैदराबाद की हिंदू जनता को डराना धमकाना शुरू किया ताकि वे रियासत छोड़कर हैदराबाद राज्य की सीमाओं के बाहर चले जाएं। रजाकारों के क्रूर दमन के कारण राज्य की शांति व्यवस्था बिगड़ रही थी और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की सीमाएं खत्म हो रही थी। हैदराबाद रियासत से जाने वाले रेल मार्ग, सड़कों को रजाकारों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। यात्रा करने वाले हिंदुओं को लूटा जाने लगा। इससे कानून व्यवस्था की काफ़ी स्थिति बिगड़ गई। यही नहीं, रजाकारों का एक लीडर था कासिम रिजवी। उस कासिम रिजवी ने ये धमकी दी कि वे संपूर्ण भारत को जीतकर दिल्ली के लाल किले पर निजाम का झंडा फहराएंगे। तो एक बड़ी दहशत हैदराबाद राज्य के हिंदुओं के अंदर फैल गई और निकट के राज्य सरकारों के द्वारा भारत सरकार के ऊपर हैदराबाद के मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। स्थिति बदली जब लॉर्ड माउंटबेटन जून 1948 को इंग्लैंड चले गए तो हैदराबाद की स्थिति और बिगड़ गई। हिंदुओं को ज़बरदस्त मारा जाने लगा। तो इस समय सरदार पटेल और VP मेनन ने निजाम को काफ़ी समझाया, लेकिन स्थिति नियंत्रण में नहीं रहने पर सरकार ने पुलिस कार्रवाई करने का दृढ़ निश्चय किया और हैदराबाद के ऊपर कार्रवाई हुई और उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया। तो ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? हैदराबाद के विलय से। ऑपरेशन पोलो के बारे में हम अध्ययन करेंगे। 13 सितंबर 1948 से 18 सितंबर 1948 के मध्य ये चलाया गया। तो लगभग ये 5-6 दिन का एक अभियान था और इसके माध्यम से हैदराबाद का विलय भारत में कर लिया गया। पोलो नाम क्यों रखा? क्योंकि तत्कालीन भारत में सबसे ज़्यादा पोलो के मैदान हैदराबाद रियासत में थे, इसलिए उसके नाम पर ऑपरेशन पोलो रखा गया। भारतीय सेना के कमांडर कौन थे? मेजर जनरल GN चौधरी। तो GN चौधरी भारतीय सेना के कमांडर थे। हैदराबाद रियासत के फौज कमांडर एक अंग्रेज थे, L एंड्रयूज। हैदराबाद के प्रधानमंत्री लायक अली थे। जनता पर हो रही दमनात्मक कार्रवाई को रोकने के लिए भारत की सेनाओं ने 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद की सीमाओं में प्रवेश किया और जैसे ही भारतीय सेनाओं का प्रवेश हैदराबाद में हुआ तो निजाम ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया और ये कहा कि वे हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और हमें बलपूर्वक अधिकृत करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी क्षेत्र अन्य क्षेत्र में विलय किस आधार पे होगा उसका निर्णय जनमत संग्रह से होगा, ऐसा UNO की मूल सिद्धांत भी थे। तो हैदराबाद के निजाम ने ये कहा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से मुझे ये अधिकार हैं
कि मैं भारत या पाकिस्तान दोनों में विलय नहीं होना चाहता हूं, तो मेरे पास इस प्रकार के अधिकार हैं। जब यूएनओ में इस प्रकार का मामला उठाया तो भारत सरकार ने कहा कि यह युद्ध की क्रिया नहीं है, दिस इज़ नॉट वार ऑफ एक्शन, बल्कि दमनात्मक गतिविधियों को रोकने के लिए एक पुलिस की कार्रवाई मात्र है। पुलिस की कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि राज्य में जो जनता है उनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई है, उसको रोका जा सके। और इस कार्रवाई का उद्देश्य राज्य में स्थिरता और शांति लाना है, न कि राज्य को हड़पना। 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद फौज कमांडर एल एंड्रूज ने भारतीय सेना के मेजर जनरल जीएन चौधरी के समक्ष सरेंडर कर दिया। हैदराबाद को जीएन चौधरी के नियंत्रण में रखा गया और जीएन चौधरी को वहाँ का एक सैनिक गवर्नर नियुक्त रखा जाता है। और जैसे ही वहाँ पे एक सैनिक गवर्नर की नियुक्त हुई तो हैदराबाद के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। भारतीय संघ में विलय 1 नवंबर 1948 को हैदराबाद का विलय भारत में हुआ। तो पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का विलय भारतीय संघ में हुआ और 1 नवंबर 1948 को हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में हुआ। स्वतंत्रता के समय राज्यों को 4 श्रेणी में बांटा गया। कौन कौन सी श्रेणी थी, क्या आधार है, ये आगामी वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। उनमें से हैदराबाद को ख श्रेणी के राज्य में रखा और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को निजाम को राज प्रमुख बनाया। धन्यवाद।